हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोग सारा क्वेश्चन पेपर देख रहे थे मेंटल हेल्थ नर्सिंग का। तो अब हम लोग देखेंगे आंसर। ठीक है। तो क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा कि आंसर भी चाहिए, तो मैं सोची कि चलो आंसर भी बना देती हूँ। मुझसे जितना हो पाएगा मैं कर देती हूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा जो है आपका मार्क्स तो इसमें ज़्यादा होता है, तो इसको आपको ज़्यादा डिटेल में लिखना होगा। तो सबसे पहले मैं ट्राई करूँगी जो क्वेश्चन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसको मैं ज़्यादा अच्छे से समझाऊँ। डिफाइन ECT, explain the nurse's responsibility before, during and after ECT। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ECT को डिफाइन करना है, नर्सेज का रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सप्लेन करना है बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर ECT। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं फ्रेंड्स। द फर्स्ट थेरेप्यूटिक यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट अप्लाइड टू द ह्यूमन ब्रेन वाज मेड बाय ह्यूगो सर्टेल्टी एंड बीनी इन 1938। In this alternating current of 50 cycles at 90 to 120 volts is passed for 0.3 to 0.7 seconds through electrodes which are applied bitemporally। इसमें है फ्रेंड्स कि सबसे पहले बताया है कि सबसे पहले थेरेप्यूटिक यूज इलेक्ट्रिक करंट का कब हुआ, 1938 में ह्यूमन ब्रेन पे अप्लाई किया गया। ठीक है। और ये किसके द्वारा, ह्यूगो सर्टेलिटी एंड बीनी के द्वारा। ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो अल्टरनेटिंग करेंट ऑफ 50 साइकिल्स का पास किया जाता है थ्रू इलेक्ट्रोड्स। ठीक है। और फॉर 0.3 टू 0.7 सेकेंड्स एट 90 टू 120 वोल्ट्स पे। ठीक है। जो अप्लाई किया जाता है वो बाय टेम्पोरली अप्लाइड किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारा, द ECT इज अ टाइप ऑफ सोमैटिक ट्रीटमेंट। It is the artificial induction of a grand mal seizure through the application of electrical current to the brain। जो ECT है ये एक सोमैटिक ट्रीटमेंट का एक टाइप है। इसमें क्या होता है, आर्टिफिशियल इंडक्शन ऑफ ग्रैंड माल सीजर। ठीक है। ग्रैंड माल सीजर का आर्टिफिशियली इंडक्शन कराया जाता है, मीन्स कि पर्सन को सीजर आता नहीं है, हम लोग आर्टिफिशियली इंड्यूस कराते हैं। ठीक है। कैसे, थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, उसके ब्रेन में इलेक्ट्रिकल करंट पास करते हैं, उसके थ्रू से उसको ग्रैंड माल सीजर इंड्यूस होता है। ठीक है। दिस स्टिमुलस अप्लाइड थ्रू इलेक्ट्रोड्स, those are placed either bilaterally in the front temporal region or unilaterally in the non-dominant side, right side of the head in the right-handed individually। और ये जो हम लोग स्टिमुलस जो अभी हम इंड्यूस कराएं, ये स्टिमुलस जो है अप्लाई कैसे होता है, इलेक्ट्रोड्स के थ्रू। ठीक है। थ्रू, और जो ये इलेक्ट्रोड्स होते हैं ये कहाँ प्लेस्ड होते हैं, या बायलैटरली या फिर यूनिलैटरली। तो बायलैटरली में कहाँ होंगे, इन द फ्रंट टेम्पोरल रीजन में। एंड यूनिलैटरल में कहाँ होंगे, राइट साइड ऑफ द हेड इन द राइट हैंडेड इंडिविजुअल। अगर इंडिविजुअल राइट हैंडेड है तो उसके राइट साइड ऑफ द हेड में होगा, नॉन डोमिनेंट साइड में रहता है। ठीक है। नाउ देख लेते हैं इंडक्शन फॉर ECT। तो इंडिकेशन फॉर ECT। ठीक है। तो इसमें है कि ECT हम किस किस कंडीशन में देते हैं। तो पहला है डिप्रेशन, नेक्स्ट है मेनिया, नेक्स्ट है सिजोफ्रेनिया, नेक्स्ट है सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया। ठीक है। तो डिप्रेशन में कैसे कैसे कंडीशन, अगर पेशेंट का सुसाइडल अटेम्प्ट है, सुसाइडल पेशेंट हो, या फिर डिप्रेशन स्ट्यूपर हो, या फिर ऑटोजीनस डिप्रेशन हो, माइल्ड डिप्रेशन हो, रिएक्टिव डिप्रेशन हो एंड अटिपिकल डिप्रेशन। कौन कौन सा है, पहला सुसाइडल पेशेंट, डिप्रेशन स्ट्यूपर, एकदम चुप हो गया है, डिप्रेशन में जाकर पेशेंट बहुत चुप हो गया है, तो यानी सुसाइडल पेशेंट, डिप्रेशन स्ट्यूपर, ऑटोजीनस
डिप्रेशन, माइल्ड डिप्रेशन, रिएक्टिव डिप्रेशन एंड अटिपिकल डिप्रेशन, ये सारे केस में ईसीटी देते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेनिया। मेनिया में क्या होगा, या तो अगर सीवियर अटैक आ रहा है तो डिलीरियस मेनिया के केस में, डिस्ट्रक्टिव एंड असॉल्टिव बिहेवियर के केस में। सीवियर अटैक, डिलीरियस मेनिया, डिस्ट्रक्टिव एंड असॉल्टिव बिहेवियर, इस केस में ईसीटी दे सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया में अगर केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया है तो, एक्यूट सिजोफ्रेनिया है तो, एक्साइटमेंट है तो, नॉट रिस्पॉन्डिंग टू ड्रग्स एंड सीजो अफेक्टिव साइकोसिस, अगर कोई अफेक्ट नहीं कर रहा है तो कौन कौन सा हो गया, कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया, एक्यूट सिजोफ्रेनिया, एक्साइटमेंट, नॉट रिस्पॉन्डिंग टू ड्रग्स एंड सीजो अफेक्टिव साइकोसिस। नाउ देख लेते हैं सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया इन केस ऑफ इपिलेप्सी। अगर इपिलेप्सी का केस है तो उस केस में भी हम ईसीटी मतलब दे सकते हैं। ठीक है, नाउ देख लेते हैं कंट्रा इंडिकेशन, मीन्स कि किस किस केस में हम नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है रिसेंट 6 वीक ओल्ड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, मीन्स कि जब देना है, मान लो आज अब मेरे पास पेशेंट आए तो आज से हम पूछेंगे रिसेंट 6 वीक तक, आज से 6 वीक पहले तक आपको कोई ओल्ड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन तो नहीं है, मतलब कि कोई भी कार्डियक प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए, पेशेंट को नहीं होना चाहिए, अगर है तो नहीं देंगे। नेक्स्ट है हमारा सिस्टेमिक डिजीज इन्वॉल्विंग हार्ट, किडनी, लंग्स एंड अदर विसरा। अगर कोई भी पेशेंट को सिस्टेमिक डिजीज है जो जिसमें हार्ट, किडनी, लंग्स या कोई भी विसरा इन्वॉल्व है तो हम नहीं देंगे उस केस में ईसीटी। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स पेशेंट्स ऑन प्रोलॉन्ग्ड स्टेरॉयड थेरेपी। अगर पेशेंट को बहुत दिनों तक बहुत लगातार स्टेरॉयड थेरेपी दिया जा रहा है तो उस केस में भी हम नहीं देंगे। अब देख लेते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रीटमेंट। देयर इज नो फिक्स्ड regime about the frequency, it is according to the need of the patient. On an average, the first few treatment up to 5 to 6 ECTs are given on alternative days। कह रहा है कि कोई फिक्स नहीं है फ्रीक्वेंसी का कि मतलब इतना ही देना है, ये पेशेंट के नीड के अकॉर्डिंग है। लेकिन अगर एक एवरेज में देखें तो स्टार्टिंग का जो फर्स्ट फ्यू ट्रीटमेंट में 5 to 6 ECT देते हैं। ठीक है, अल्टरनेटिव डेज पे। ठीक है, द फर्स्ट फ्यू ट्रीटमेंट्स अप टू 5 to 6 ECTs आर गिवन ऑन अल्टरनेटिव डेज। अल्टरनेटिव डेज पे 5 to 6 ECT देते हैं द फर्स्ट फ्यू ट्रीटमेंट में। ठीक है, द फ्रीक्वेंसी इज देन reduced twice to once a week till complete remission of symptoms is achieved and maintained for 1 to 2 weeks for total improvement। ठीक है, उसके बाद स्टार्टिंग में 5 to 6 ECT दिए, उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी है वो रिड्यूस्ड हो जाता है ट्वाइस टू वंस, 2 से 1 बार। ठीक है, 2 बार, उसके ट्वाइस, उसके बाद वंस, 1 बार, अ वीक, 1 वीक में। ठीक है, टिल कंप्लीट रेमिशन ऑफ सिम्टम्स, तब तक ऐसा होता है जब तक जो सिम्टम है वो खत्म ना हो जाए। ठीक है, और मतलब कि अचीव ना कर ले पूरा, उसको टोटल इम्प्रूवमेंट पेशेंट में ना दिखे, और ये ऐसा 1 to 2 वीक तक मेंटेन किया जाता है। मीन्स कि द फ्रीक्वेंसी इज देन रिड्यूस ट्वाइस टू वंस। ठीक है, उसके बाद रिड्यूस कर दिया जाता है अ वीक टिल कंप्लीट रेमिशन ऑफ सिम्टम्स इज अचीव्ड, तब तक जब तक जो भी सिम्टम्स है वो अचीव ना कर लिया जाए, एंड मेंटेन्ड फॉर 1 to 2 वीक्स। ठीक है, और ये 1 to 2 वीक्स तक मेंटेन होता है फॉर टोटल इम्प्रूवमेंट। जो सीजोफ्रेनिक पेशेंट्स होता है उसको यूजुअली नीड्स 6 to 15 ECTs एंड डिप्रेसिव एंड मैनिक पेशेंट्स रिक्वायर 6 to 8 ECTs। तो जो भी सीजोफ्रेनिया से सफ़र कर रहा है पेशेंट उसको हम 6 से 15 ECT देते हैं, एंड अगर पेशेंट को डिप्रेशन है या फिर मैनिया है तो वैसे केस में हम 6 से 8 ECT देते हैं। अब हम देख लेते हैं ट्रीटमेंट का स्टेज। ठीक है, ट्रीटमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस। 4 स्टेज में डिवाइडेड है ट्रीटमेंट। फर्स्ट है फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट
पेशेंट को हम सबसे पहले उसको फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट है केयर ऑफ द पेशेंट इमीडिएटली बिफोर ईसीटी। ईसीटी में के लिए जाने से पहले उसको केयर देना है, ठीक है, प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट है केयर ऑफ द पेशेंट इन द ट्रीटमेंट सेंटर। नेक्स्ट है कि जब वो वहां पहुंच गया ईसीटी के लिए, तो जहां पे उसको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, तो उस ड्यूरिंग द प्रोसेस वहां पे हम उसको केयर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर केयर ऑफ द पेशेंट आफ्टर ईसीटी। ईसीटी हो गया उसके बाद उसको हम केयर देंगे, तो कौन केयर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा है स्टेजेस ऑफ ट्रीटमेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेंड्स, पहला क्या था, फिजिकल प्रिपरेशन था, फिजिकल। तो फिजिकल प्रिपरेशन में हम कैसे पेशेंट को प्रिपेयर करेंगे। अ थ्रो फिजिकल examination is carried out to make sure that the patient is physically fit for the series of general anesthesia involved in a course of ECT. Treatment is postponed if the patient has respiratory infection. तो फिजिकल में हम उसका फिजिकल एग्जामिनेशन लेंगे पेशेंट का, ठीक है, ये मेक श्योर करने के लिए कि वो फिजिकली फिट है जनरल एनेस्थेसिया देने के लिए, क्योंकि ईसीटी में तो उसको जनरल एनेस्थेसिया देंगे तो उसके लिए वो फिजिकली फिट होना चाहिए। और अगर उसको कोई भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है तो ट्रीटमेंट को हमें पोस्टपोन करना पड़ेगा, यानी कि उसको नहीं दिया जा सकता है ईसीटी। The nurse should record the patient's temperature, pulse, respiration and blood pressure the evening before treatment is given and again the following morning. The patient's weight is also recorded. Written consent for the patient for the treatment should be taken. तो क्या क्या होगा फिजिकल प्रिपरेशन में, सबसे पहले तो उसका हम फिजिकल एग्जामिनेशन लेंगे, ठीक है। फिर जो नर्स होगी वो रिकॉर्ड करेगी उसका टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर। कब, बिफोर द ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट अगर मॉर्निंग में होने वाला है तो हम इवनिंग में लेंगे, ठीक है, द इवनिंग बिफोर ट्रीटमेंट, एंड फिर मॉर्निंग में भी लेना है, ठीक है, एंड अगेन द फॉलोइंग मॉर्निंग, फिर मॉर्निंग में भी लेना है। और ये जो पेशेंट्स का वेट भी रिकॉर्ड किया जाएगा, रिटन कंसेंट लिया जाएगा पेशेंट से ट्रीटमेंट के लिए कि ताकि ट्रीटमेंट दिया जाए कि नहीं। तो फिजिकल प्रिपरेशन में क्या क्या हुआ फ्रेंड्स, पहला हुआ कि फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, फिर उसको पेशेंट का टेम्परेचर लेंगे, पल्स लेंगे, रेस्पिरेशन लेंगे, ब्लड प्रेशर लेंगे द इवनिंग बिफोर ट्रीटमेंट एंड अगेन द फॉलोइंग मॉर्निंग, ठीक है, ट्रीटमेंट से पहले इवनिंग में और फिर मॉर्निंग में भी लेंगे। और फिर पेशेंट का वेट रिकॉर्ड करेंगे, कंसेंट लेंगे पेशेंट से ताकि ये जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट शुड बी टेकन, ट्रीटमेंट उनको दिया जाए। नेक्स्ट है हम साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन में देखते हैं। साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन में क्या है फ्रेंड्स, द रिलेटिव्स ऑफ द पेशेंट शुड बी given an explanation of what is involved and the opportunity to ask questions. जो भी पेशेंट का रिलेटिव है उनको एक्सप्लेन करना है कि क्या होने वाला है, क्या क्या इन्वॉल्व होगा, जो भी हम प्रोसीजर करने जा रहे हैं उसके बारे में। और अगर उनके मन में कुछ भी सवाल आता है इससे रिलेटेड तो उसका जवाब देना है, उनको डांटना नहीं है, उनको समझाना है, उनको कुछ भी प्रॉब्लम हो उनको समझाना है, ठीक है। कंटिन्यूड सपोर्ट एंड रीअश्योरेंस शुड बी गिवन टू द रिलेटिव्स अंटिल द पेशेंट बिगिंस टू शो सम इम्प्रूवमेंट फ्रॉम द कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट। उसको कंटिन्यूड उस पेशेंट के रिलेटिव को कंटिन्यूड सपोर्ट करना है, उन्हें समझाना है, रीअश्योरेंस करना है कि जब तक कि पेशेंट में कुछ इम्प्रूवमेंट ना दिखने लगे ट्रीटमेंट से, ठीक है, जो भी कोर्स चल रहा है ट्रीटमेंट का इससे। Psychological preparation of the patient for the course of ECT should begin with an explanation of what to expect, ठीक है। उसका जो हम साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन करेंगे पेशेंट का, जो ECT का जो भी कोर्स है इसके लिए, तो ये कैसे होगा, उसको एक्सप्लेनेशन से कि हम उसको बताएंगे कि हम ये कर रहे हैं तो हम इससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। डॉक्टर्स एक्सप्लेनेशन एंड नर्स एक्सप्लेनेशन शुड बी सेम, और ये जो है डॉक्टर्स का एक्सप्लेनेशन और नर्स का एक्सप्लेनेशन सेम होना चाहिए। नथिंग
should be worse for the patient's fears than apparent contradiction between the doctor and nurse। कुछ भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डॉक्टर कुछ और कहेगा, नर्स कुछ और कहेगी, तो पेशेंट परेशान हो जाएगा कि सच क्या है, और डर भी सकता है बहुत ज़्यादा। कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए। He or she should be told that a light anesthetic is given to put him or her for sleep, and it may be added that he or she will not feel a thing and that is a painless procedure। उसको बताएंगे कि उसको एक एनेस्थेसिया दिया जाएगा हल्का सा, उसके बाद फिर वो सो जाएगा, सोने के लिए उसको दिया जाएगा, और ऐसा कुछ भी उसको पेन नहीं होगा। उसको हम लोग को बताना है ये पेनलेस प्रोसीजर है, ये बताना है। ही और सी शुड बी टोल्ड ऑन वेकिंग फ्रॉम हिज और हर शॉर्ट स्लीप दैट ही विल प्रोबेबली फील फजी। और फिर उसको बताना है कि आप सोने के बाद अगर उठेंगे तो आपको हो सकता है कि फजी फील हो, लाइट हेडेड, हल्का हल्का आपको हेड हल्का लगे, एंड विल रिमेम्बर नथिंग, और हो सकता है कि आपको कुछ याद ना आए। ठीक है। इफ द पेशेंट इज एप्रीहेंसिव द नर्स शुड रिमेन विद द पेशेंट अंटिल ही और सी स्लीप्स। अगर पेशेंट अप्रीहेंसिव है तो नर्स को उस वक्त तक रहना होगा जब तक वो सो रहा है। ठीक है, उसके पास ही होगा। तो साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन में हम क्या किए फ्रेंड्स, साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन में हमको उसके फैमिली से मिलना है, पेशेंट के, उनको समझाना है इस प्रोसीजर के बारे में। उनके मन में कोई भी सवाल आ रहा है तो उसको हमको बताना है। ठीक है, सॉल्व करना है उनके जो भी मन में जो सवाल चल रहे हैं। और पेशेंट को भी हम साइकोलॉजिकली प्रिपेयर करेंगे किस तरह से, कि जो भी हम प्रोसीजर करने जा रहे हैं इसका एक्सप्लेनेशन देंगे कि हम ECT कर रहे हैं, इससे आपको ये बेनिफिट होगा। और ये जो एक्सप्लेनेशन होगा, डॉक्टर और नर्स दोनों का एक्सप्लेनेशन सेम होना चाहिए, क्योंकि अगर डॉक्टर और नर्स दोनों का एक्सप्लेनेशन अलग अलग होगा तो पेशेंट परेशान हो सकता है और डर सकता है। तो कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम क्या देखें कि हम उसको क्या बताएंगे, एक्सप्लेनेशन में क्या देंगे। तो हम उसको यही बताएंगे कि आपको एक लाइट एनेस्थेसिया दिया जाएगा और सोने के लिए, फिर आप सो जाएंगे, और फिर आप, ये एक पेनलेस प्रोसीजर है, और जब आप सोकर उठेंगे तो आपको हो सकता है कि आपको लाइट हेड लगे, फजी फील करें, और हो सकता है कि आपको कुछ याद ना हो, लेकिन आपको कुछ पेन नहीं होगा। ये एक पेनलेस प्रोसीजर है। अगर फिर भी पेशेंट बहुत डर रहा है तो नर्स को तब तक उसके साथ रहना होगा जब तक कि वो सो ना जाए, जब तक ट्रीटमेंट में। एक केयर इमीडिएटली बिफोर ट्रीटमेंट, मतलब ट्रीटमेंट उसको देने से जस्ट पहले, और केयर ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, और एक है कि जब ट्रीटमेंट हो रहा है तब उसको केयर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि ट्रीटमेंट से जस्ट पहले क्या केयर देंगे। फास्ट फ्रॉम मिडनाइट, नथिंग बाय माउथ फॉर 6 to 8 hours before treatment is due. If by any chance the patient is given food or drink by mistake, this must be reported। ठीक है, कह रहा है कि उसको फास्ट रखना है, मिडनाइट से उसको फास्ट रखना है, नहीं कुछ खाना है, कुछ भी उसके माउथ में 6 से 8 घंटा पहले, यानी अभी ECT होना है तो अभी से 6 से 8 घंटा पहले से वो पेशेंट बिल्कुल फास्टिंग पे होना चाहिए, कुछ भी नहीं खाया रहना चाहिए। ठीक है, ट्रीटमेंट से पहले। अगर बाई चांस पेशेंट कुछ खा लिया या फिर कुछ पी लिया तो उसको जरूर रिपोर्ट करना है। ठीक है, बताना है। Half an hour before the patient leaves the ward, he or she may be given a premeditation of atropine 6 mg इंट्रामस्कुलर। तो अब वो ECT के लिए जा रहा है तो जाने से आधा घंटा पहले पेशेंट जब वो वार्ड छोड़ रहा है तो उसको क्या देना चाहिए, एट्रोपिन का प्री मेडिकेशन, यानी कि ECT से पहले एट्रोपिन का मेडिकेशन उसको दे देना होगा 6 mg। और कैसे देंगे, इंट्रामस्कुलरली। ठीक है, इट प्रिवेंट्स सेक्रेशंस एंड प्रिवेंट्स मार्क्ड ब्रैडिकार्डिया। ये एट्रोपिन जो हम देंगे वार्ड में उसको, वो क्या प्रिवेंट करेगा, सेक्रेशंस एंड ब्रैडिकार्डिया। ठीक है, व्हेन द करंट इज पास, जब पेशेंट जब वहां जाएगा ECT में तो उसको करंट पास होगा तो उसको उससे जो सेक्रेशन या फिर ब्रैडिकार्डिया हो सकता है ये उससे बचाएगा। कौन सा, एट्रोपिन। ठीक है, टाइट क्लॉथिंग शुड बी रिमूव, जो भी टाइट क्लॉथ पहना है पेशेंट तो उसको रिमूव कर देंगे। फीमेल पेशेंट्स नेल पॉलिश शुड बी रिमूव, अगर पेशेंट फीमेल है तो उसका नेल पेंट लगाइए तो वो रिमूव होगा। ऑल ऑर्नामेंट्स
प्रोस्थेसिस एंड डेंचर्स आर रिमूव्ड। अगर जो भी ऑर्नामेंट्स जो भी पहनी है वो निकालना होगा। अगर उसका मतलब कि डेंचर्स लगा हुआ है मतलब दांत लगा हुआ है तो वो भी रिमूव किया जाएगा। ठीक है। एम्प्टी द ब्लैडर एंड बॉवेल बिफोर लिविंग द वार्ड। वार्ड जाने से पहले मतलब कि ब्लैडर और बॉवेल एम्प्टी होना चाहिए, खाली होना चाहिए। The nurse who accompanies the patient hands over the temperature, pulse, respiration, BP chart, case sheet and consent sheet। ठीक है। और यहाँ पे है कि जो नर्स है जो कि पेशेंट का ले रही थी सारा टेम्परेचर, पल्स रेट, रेस्पिरेशन, बीपी चार्ट, केस सीट, कंसेंट सीट, ये सब पेशेंट की हैंड में दे देगी। अकोम्पेनिस द पेशेंट्स हैंड्स, पेशेंट को दे देगी और उसके बाद फिर वो चला जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट है केयर ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट के ड्यूरिंग जब ट्रीटमेंट हो रहा है उस वक्त केयर देंगे। वहाँ पे क्या है फ्रेंड्स देख लेते हैं। द नर्स शुड रिमेन विथ द पेशेंट अंटिल द एनेस्थेसिया टेक्स इफेक्ट। नर्स को पेशेंट के साथ तब तक रहना जब तक जो एनेस्थेसिया दिए उसका अपना इफेक्ट ना दिखने लगे। ड्यूरिंग कन्वल्सन्स होल्ड द पेशेंट फॉर्मली सो दैट ही और सी शुड नॉट फॉल फ्रॉम ट्रीटमेंट। जब उसको कन्वल्सन्स होगा, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रिक करंट देंगे तो हम बोले थे आगे में कि हम लोग आर्टिफिशियली उसको देते हैं, वो सीजर इंड्यूस कराते हैं। तो यहाँ पे कन्वल्सन वही है, तो सिमिलर है थोड़ा। तो जब कन्वल्सन होगा उसको तो पेशेंट को हम अच्छे से होल्ड करेंगे ताकि वो गिर ना जाए ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, जो ट्रीटमेंट टेबल से गिर ना जाए। ऑक्सीजन इज गिवन कंटिन्यूअसली, उसको कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन देंगे अंटिल द पेशेंट इज ब्रीथिंग स्पॉन्टेनियसली, तब तक जब तक वो अच्छे से ब्रीदिंग ना करने लगे। द पेशेंट इज टर्न ऑन टू हिज और हर साइड एंड केप्ट इन द रिकवरी रूम टू रीगेन कॉन्शियस। उसके बाद जब हो जाएगा ट्रीटमेंट तो उसको फिर से रिकवरी रूम में लेके आ जाएंगे और कॉन्शियसनेस के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है केयर ऑफ द पेशेंट आफ्टर ईसीटी। अब तो ईसीटी हो गया, ड्यूरिंग द प्रोसीजर केयर देख लिए, अब केयर ईसीटी के बाद देखेंगे। द पेशेंट मस्ट बी ऑब्जर्व्ड फॉर एट लीस्ट हाफ एन आवर आफ्टर द ट्रीटमेंट इज गिवन। जो ट्रीटमेंट दिए उसके बाद आधे घंटे तक कम से कम उसको ऑब्जर्वेशन में रखना है। पल्स एंड रेस्पिरेशन आर रिकॉर्डेड एवरी 15 मिनट, हर 15 मिनट्स पे पल्स रेस्पिरेशन रिकॉर्ड करेंगे। एंड एट शॉर्टर intervals whenever necessary. Since the treatment produces confusion, the patient must be persuaded to lie down in bed till he or she completely recovers। ठीक है। तो हर 15 मिनट पे रेस्पिरेशन और पल्स लेंगे या फिर जब भी हमको ज़रूरत पड़े तब। और ये जो ट्रीटमेंट की वजह से पेशेंट को बहुत कंफ्यूजन हो सकता है तो उसकी वजह से उसको बोलेंगे बेड पे ही लाई डाउन पड़े रहने के लिए। ठीक है। तब तक जब तक कि वो कम्प्लीटली रिकवर ना कर ले। द पेशेंट शुड बी प्रिवेंटेड फ्रॉम फॉल एंड इंजरी, उसको फॉल और इंजरी से बचाना है। इफ द पेशेंट becomes excited and rowdy, intramuscular injection of 8 to 10 ml of paraldehyde or diazepam इज गिवन। ठीक है। तो अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा एक्साइटेड या रॉडी हो रहा है तो उसको इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देंगे। ठीक है, डायजापाम का। तो केयर ऑफ द पेशेंट आफ्टर ईसीटी में क्या देखें को हर 15 मिनट पे या फिर जब भी नेसेसरी हो तो उसका पल्स रेस्पिरेशन लेना है। और अगर उसको कन्फ्यूजन हो रहा है, मतलब कि कन्फ्यूजन तो होगा ही ये ट्रीटमेंट के बाद, तो उसको बोलेंगे लाई डाउन इन द बेड, तब पड़े रहना है टिल ही और सी कम्प्लीटली, जब तक वो रिकवर कम्प्लीटली ना कर ले खुद को। और अगर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है पेशेंट, एक्साइटेड हो रहा है, तो उसको डायजापाम या पाराल्डिहाइड का इंजेक्शन देंगे और उसको फॉल और इंजरी से बचाएंगे। ठीक है। मे हैव टू गिवन टू कंट्रोल द पेशेंट, पेशेंट को कंट्रोल करने के लिए डायजापाम का देंगे इंजेक्शन। व्हेन द पेशेंट रिकवर्स from the confusion fully, he or she may be given breakfast and may be sent home with or his relatives। ठीक है। कह रहा है कि जब पेशेंट रिकवर कर जाएगा कंफ्यूजन से अच्छे से, तब उसको ब्रेकफास्ट खिलाना है, फिर रिलेटिव्स के साथ उसको घर भेज देना है। ठीक है। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है ईसीटी का। ठीक है।
तो कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, द कॉम्प्लिकेशन सच एज बॉडी एक हो सकता है, हेडेक, पेनफुल मैस्टिकेटिंग मूवमेंट्स एंड ड्रॉजीनेस हो सकता है, पेनफुल मैस्टिकेटिंग मूवमेंट्स हो सकता है, हेडेक हो सकता है, बॉडी एक हो सकता है, एब्रेशंस ऑन द लिप एंड टंग बाइट, लिप और टंग बाइट में एब्रेशन हो सकता है, डिसलोकेशन ऑफ ज्वाइंट्स सच एज टेम्पोरोमैंडिबुलर एंड शोल्डर, जो ज्वाइंट्स है उसमें डिसलोकेशन हो सकता है, जैसे कि टेम्पोरोमैंडिबुलर एंड शोल्डर में, फ्रैक्चर्स ऑफ बोन्स सच एज स्पाइन ऑफ वर्टिब्रा, हेड ऑफ फीमर एंड अपर एंड ऑफ ह्यूमरस, ठीक है, फ्रैक्चर हो सकता है बोन में, ठीक है, कहाँ कहाँ, स्पाइन ऑफ वर्टेब्रा का, हेड ऑफ फीमर एंड अपर एंड ऑफ ह्यूमरस में। नेक्स्ट एक कंफ्यूजन हो सकता है, एक्साइटमेंट हो सकता है, डिस्निया एंड एपनिया हो सकता है, कार्डियक इरेगुलरिटीज इंक्लूडिंग अरेस्ट हो सकता है, मतलब कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है, एमनेसिया फॉर रिसेंट इवेंट्स, एमनेसिया हो सकता है, कन्फेशनल साइकोसिस हो सकता है। ये सारा कॉम्प्लिकेशन है ईसीटी का। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स नर्सिंग रोल, नर्स का क्या रोल होता है इसमें, ठीक है। प्री ट्रीटमेंट असेसमेंट एंड प्रिपरेशन ऑफ क्लाइंट, ठीक है, पहला है जो भी क्लाइंट है उसको प्री ट्रीटमेंट असेसमेंट करेंगे और क्लाइंट को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, थ्रू मेडिकल एंड साइकेट्रिक हिस्ट्री, क्लाइंट का जो भी है उसका मेडिकल और साइकेट्रिक हिस्ट्री लेंगे, कलेक्ट द हिस्ट्री ऑफ द ड्रग एलर्जी, उसको किसी ड्रग से एलर्जी है या नहीं है वो हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, एसेस द नॉलेज ऑफ इंडिकेशन एंड साइड इफेक्ट्स, थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स ऑन ईसीटी ऑफ फैमिली एंड पेशेंट, जो भी नॉलेज लेंगे ऑफ इंडिकेशन, कोई भी उसको साइड इफेक्ट होता है कि नहीं, थेरेप्यूटिक इफेक्ट ऑन ईसीटी ऑफ फैमिली एंड पेशेंट, मतलब फैमिली और पेशेंट का किसी पे भी अगर साइड इफेक्ट हो रहा है उसका इंडिकेशन है तो सारा नॉलेज लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इन्फॉर्म्ड कंसेंट शुड बी टेकन, कंसेंट पेपर लेंगे, ठीक है, उनको इन्फॉर्म करना है कि कंसेंट चाहिए, प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू पेशेंट हर रिड्यूस्ड एंजाइटी रिगार्डिंग ईसीटी, उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे पेशेंट को ताकि ईसीटी से रिलेटेड जो भी एंजाइटी हो रहा है उसको कम कर सके। नेक्स्ट है एसेस वाइटल साइन एसेस करेंगे। नेक्स्ट है पेशेंट शुड बी ऑन एम्प्टी स्टमक फॉर 4 to 6 hours प्रायर टू ईसीटी, कह रहा है कि पेशेंट को स्टमक इम्प्टी रखना है, पेशेंट को बताएंगे कि ईसीटी से पहले 4 से 6 घंटा पहले आपको कुछ नहीं खाना है, इम्प्टी रखना है। नेक्स्ट है विथ होल्ड नाइट डोजेज ऑफ ड्रग्स विच इंक्रीजेस सीजर थ्रेशोल्ड सच एज डायज़ापाम, बार्बिटूरेट्स एंड एंटी कन्वल्सेंट्स, तो उसको विथ होल्ड करेंगे नाइट डोजेज ऑफ ड्रग्स, मतलब रात में ये सारे ड्रग दे देंगे जो कि सीजर्स को नहीं देंगे, विथ होल्ड नाइट डोजेज ऑफ ड्रग्स, ठीक है, जो कि सीजर्स को इंक्रीज करे, जैसे डायज़ापाम, बार्बिटूरेट्स एंड एंटी कन्वल्सेंट्स। नेक्स्ट है हेयर शैम्पू इन द मॉर्निंग, हाँ इसमें क्या देखें, विथ होल्ड नाइट डोजेज ऑफ ड्रग्स विच इंक्रीजेस सीजर थ्रेशोल्ड सच एज डायज़ापाम, बार्बिटूरेट्स एंड एंटी कन्वल्सेंट्स, विथ होल्ड करना है नाइट डोजेज ऑफ ड्रग्स को जो कि इंक्रीज करते हैं सीजर थ्रेशोल्ड सच एज डायज़ापाम, बार्बिटूरेट्स एंड एंटी कन्वल्सेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट है हेयर शैम्पू इन द मॉर्निंग सिंस ऑयल कॉजेज इम्पेडेंस पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू द ब्रेन, हेयर शैम्पू करना है क्योंकि जो हम इलेक्ट्रिकल करंट देंगे तो उसकी हो सकता है कि ऑयल की वजह से ब्रेन में भी इलेक्ट्रिसिटी पास कर सके, तो इसलिए उसको हम मतलब कि ऑयली हेयर नहीं होना चाहिए, शैम्पू कर देंगे। नेक्स्ट है रिमूव ज्वेलरी, प्रोस्थेसिस, डेंचर्स, कॉन्टेक्ट लेंसेज, मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स एंड टाइट क्लोथिंग शुड बी रिमूव्ड, जो भी ज्वेलरी पहने हैं, प्रोस्थेसिस है, डेंचर्स है, कॉन्टेक्ट लेंसेज है, मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स है, कोई भी टाइट क्लॉथिंग है, ये सब कुछ रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट है इम्पटी ब्लाडर एंड बॉवेल जस्ट बिफोर ईसीटी, ईसीटी से पहले ब्लाडर इम्पटी रहेगा और बॉल भी इम्पटी रहेगा।
नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 0.6 mg एट्रोपिन TM 30 मिनट्स बिफोर ECT। ECT से 30 मिनट्स पहले 0.6 mg का एट्रोपिन देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इंट्रा प्रोसीजर, प्लेस द पेशेंट कंफर्टेबली। जो भी हम प्रोसीजर कर रहे होंगे उस वक्त क्या करेंगे, पेशेंट को कंफर्टेबली प्लेस करेंगे ऑन द ECT टेबल इन सुपाइन पोजीशन। बोलेंगे सुपाइन पोजीशन में पेशेंट को कंफर्टेबल करेंगे, ठीक है, उसको लेटाएंगे। नेक्स्ट है स्टे विद द पेशेंट टू रिड्यूस एंजाइटी एंड फियर। पेशेंट के साथ ही खड़े रहेंगे ताकि उसको एंजाइटी ना हो, फियर कम हो। असिस्ट इन एडमिनिस्ट्रेटिंग एनेस्थेटिक एजेंट, जो भी फिर एनेस्थेटिक एजेंट होगा उसको एडमिनिस्टर करने में असिस्ट करेंगे। नेक्स्ट है मेंटेन एंड सपोर्ट पेशेंट एयरवे टू बी इंश्योर द एंड वेंटिलेटर सपोर्ट शुड बी स्टार्टेड। मेंटेन एंड सपोर्ट पेशेंट को सपोर्ट करेंगे और उसका जो एयरवे है उसको मेंटेन करेंगे, ठीक है, ताकि इंश्योर करें। एंड वेंटिलेटर सपोर्ट भी दे सकते हैं क्योंकि उसको ऑक्सीजन में सांस लेने में प्रॉब्लम होगा, तो इसलिए उसको हम वेंटिलेटर प्रोवाइडेड करेंगे। माउथ गैग शुड बी प्लेस्ड टू प्रिवेंट पॉसिबल टंग बाइट। माउथ गैग देंगे, ठीक है, ताकि उसको टंग बाइट ना हो। Place of electrodes should clean with normal saline and conducting gel applied। जो भी हम इलेक्ट्रोड्स देंगे तो उसका जो प्लेस है वो एकदम क्लीन होना चाहिए नॉर्मल सलाइन से, ठीक है। नेक्स्ट है मॉनिटर वोल्टेज मॉनिटर करेंगे, इंटेंसिटी मॉनिटर करेंगे एंड ड्यूरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस गिवन। और फिर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस जो दे रहे हैं उसका ड्यूरेशन क्या क्या मेंटेन करना है, वोल्टेज, इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस। जो भी इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस दे रहे हैं उसका इंटेंसिटी, वोल्टेज एंड ड्यूरेशन को मॉनिटर करना है। नेक्स्ट है मॉनिटर एंड ऑब्जर्व सीजर्स यूजिंग कफ मेथड, मसल ट्विचिंग क्रीमेश इज केयरफुली नोटिस। तो अब हम उसको सीजर जो आ रहा है उसको ऑब्जर्व करना है एंड मॉनिटर करना है। तो किस तरह से, तो उसको हम उसका जो मसल है ट्विच करेगा उसको केयरफुली नोटिस करना है। द रिवर्स बेबिंस्की साइन दिखेगा, प्लांटर फ्लेक्शन एंड फाइन मूवमेंट्स ऑफ द टू एसेंस। टू का मतलब फाइन मूवमेंट दिखेगा, तो इससे हम सीजर को देख सकते हैं और इसको हम ऑब्जर्व करना है, केयरफुली नोटिस करना है। नेक्स्ट है इंश्योर 100% ऑक्सीजन शुड बी प्रोवाइड। इंश्योर करना है कि उसको 100% ऑक्सीजन प्रोवाइड हो। मॉनिटर वाइटल साइन, उसका वाइटल साइन मॉनिटर करते रहना है। नेक्स्ट है रिकॉर्ड द फाइंडिंग्स एंड मेडिसिन गिवन टू क्लाइंट। जो भी उसको मेडिसिन दिया जा रहा है, जो भी फाइंडिंग्स हो रहा है, सबको रिकॉर्ड करना है। फिर है पोस्ट प्रोसीजर, ये सब तो ड्यूरिंग प्रोसीजर था। अब पोस्ट प्रोसीजर में हम क्या क्या नर्स का रोल होगा, तो है शिफ्ट द क्लाइंट टू रिकवरी रूम। सारा प्रोसीजर हो गया, उसके बाद क्लाइंट को रिकवरी रूम में शिफ्ट करेंगे। मॉनिटर वाइटल साइन मॉनिटर करेंगे। कंटिन्यू ऑक्सीजन टिल स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन स्टार्ट्स। तब तक उसको ऑक्सीजन देते रहना है, तब तक स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन स्टार्ट ना हो जाए। एसेस फॉर पोस्टिकल कंफ्यूजन एंड रेस्टलेसनेस, जो भी उसको कंफ्यूजन हो रहा है, रेस्टलेसनेस है, इस सबको असेस करना है। नेक्स्ट है टेक सेफ्टी प्रिकॉशंस टू प्रिवेंट इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए जो भी सेफ्टी हम ले सकते हैं, प्रिकॉशन देंगे उसको, पेशेंट को। नेक्स्ट है मेंटेन साइड लेइंग पोजीशन एंड सक्शनिंग टू प्रिवेंट एस्पिरेशन ऑफ सेक्रेशंस, यूज ऑफ साइड रेल्स टू प्रिवेंट फॉल। तो जो भी पेशेंट जो बेड पे रहेगा उसको फॉल से बचाने के लिए साइड रेल्स वाला बेड होगा और उसको साइड लाइंग पोजीशन में लेटाएंगे ताकि उसको गिरने से बच सके। और जो सक्शनिंग है वो उसको प्रोवाइड करेंगे ताकि एस्पिरेशन से बच सके। नेक्स्ट यानी उसको क्या क्या मेंटेन रखना है, साइड लाइंग पोजीशन एंड सक्शनिंग मेंटेन करना है। क्यों? एस्पिरेशन से और फॉल से बचाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है
reorient the patient after recovery and stay with him until fully oriented. पेशेंट को फिर से रीओरिएंटेड करना है पेशेंट को, जब वो रिकवर कर जाए ईसीटी के बाद तब, और तब तक उसके साथ ही रहना है जब तक वो पूरी तरह से ओरिएंट ना कर ले. डॉक्यूमेंट एनी फाइंडिंग्स एज रिलीवेंट इन द पेशेंट्स रिकॉर्ड. जो भी उसके रिकॉर्ड में जो भी आ रहा है पेशेंट के रिकॉर्ड में सबका डॉक्यूमेंट तैयार कर लेना है. ठीक है, ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर. फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, मतलब मैक्सिमम ईयर में ये क्वेश्चन पूछा ही गया था ईसीटी से रिलेटेड. तो इस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से ये पढ़ना है. ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज रैपोर्ट? हाउ डू यू एस्टेब्लिश द रैपोर्ट विद द क्लाइंट एडमिटेड इन द साइकेट्रिक वार्ड. कह रहे हैं रैपोर्ट क्या है और अगर कोई पेशेंट साइकेट्रिक वार्ड में एडमिटेड है तो आप उसके साथ कैसे रैपोर्ट एस्टेब्लिश करेंगे. ठीक है, इसमें ये बताना है. तो सबसे पहले इंट्रो देख लेते हैं फ्रेंड्स. डेवलपिंग और एस्टेब्लिशिंग रैपोर्ट इज अ फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन. ठीक है, कह रहा है कि डेवलपिंग या एस्टेब्लिशिंग रैपोर्ट एस्टेब्लिश करना या डेवलप करना ये फंडामेंटल एस्पेक्ट है ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन का. ठीक है, बीइंग एबल टू बिल्ड और एस्टेब्लिश रैपोर्ट कुड बी व्यूड एज अ बेसिक एलिमेंट ऑफ सोशल इंटेलिजेंस. ठीक है, किसी के साथ अपना इस्टेब्लिश कर लेना, अच्छा रैपोर्ट इस्टेब्लिश करना या बिल्ड कर लेना, ये एक अच्छा बेसिक एलिमेंट है सोशल इंटेलिजेंस का. ठीक है, डेफिनेशन क्या है इसका? Rapport is a close and harmonious relationship in which the people or groups concerned understand each other's feelings or ideas and communicate well. Rapport एक close and harmonious relationship है जिसमें people या group कोई भी जो है concerned understand एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की feelings को समझते हैं, एक दूसरे के आइडिया को समझते हैं और अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं. ठीक है, रैपोर्ट कैन बी व्यूड एज द डेवलपमेंट ऑफ ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट एंड लाइकिंग बिटवीन टू पर्सन्स. रैपोर्ट को व्यू किया जाए तो ये दो पर्सन्स के बीच में ट्रस्ट को डेवलप करना, अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना, रिस्पेक्ट को डेवलप करना, एक दूसरे को लाइक करने का जो भी होता है दो पर्सन के बीच में डेवलप करना, इसी को कहते हैं रैपोर्ट. ठीक है, The above definition of rapport suggests that there are 4 elements of building rapport. तो इससे जो हम अभी देखें, जो डेफिनेशन देखें, उससे कह रहा है कि इससे हम ये जाने कि 4 एलिमेंट होता है रैपोर्ट को बिल्ड करने के लिए, डेवलप करने के लिए. ठीक है, पीपल हु विश टू बिल्ड रैपोर्ट शुड स्ट्राइव टू बिल्ड ट्रस्ट. ठीक है, कह रहा है पहला कि पीपल जो कि रैपोर्ट मतलब कि बिल्ड करना चाहते हैं. ठीक है, शुड स्ट्राइव टू बिल्ड ट्रस्ट. तो उसको सबसे पहले ट्रस्ट को बिल्ड करना होगा. अगर वो रैपोर्ट बिल्ड करना चाहते हैं तो उन्हें सबसे पहले ट्रस्ट बिल्ड करना होगा. फॉर एग्जाम्पल, डेमोन्स्ट्रेट ऑनेस्टी, रिलायबिलिटी एंड फेयरनेस. अगर मान लेते हैं कि अगर हम हैं तो और क्लाइंट है, जो भी पेशेंट है, उसके साथ अगर हम नर्स को रैपोर्ट करना होगा को जीतना होगा तो उसके साथ ऑनेस्ट रहना होगा, रिलायबिलिटी और फेयरनेस होना होगा. ठीक है, अंडरस्टैंड अनदर पर्सन्स व्यूज. सामने वाला पर्सन का क्या व्यू है उसको समझना होगा. सच एज मेक अ स्टेटमेंट्स दैट यू अंडरस्टैंड हाउ अ पर्सन फील्स. तो आपको ऐसा फील कराना है कि आप समझ रहे हैं कि एक पर्सन कैसा फील करता है. सो रिस्पेक्ट देना है, जो भी बोल रहा है, जो भी कहना चाह रहा है, उसकी हर चीज को रिस्पेक्ट शो करना है. फॉर एग्जाम्पल, बी पोलाइट एंड एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड. जब भी वो बता रहा है तो उसके लिए पोलाइट रहना है पेशेंट के प्रति एंड ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना है. एंड बी द काइंड ऑफ पर्सन हु अदर्स वुड लाइक. ठीक है, पेशेंट के प्रति काइंड रहना, समझ रहे हैं उसके दर्द को, आपको महसूस कर रहे हैं. ठीक है, नाउ देखते हैं इस्टेब्लिशिंग रैपोर्ट इन साइकेट्रिक वार्ड. अब साइकेट्रिक वार्ड में हम कैसे रैपोर्ट इस्टेब्लिश करेंगे. ठीक है, तो पहला है रैपोर्ट इज अ स्टेट ऑफ हार्मोनियस अंडरस्टैंडिंग विथ अनदर इंडिविजुअल और ग्रुप दैट इनेबल्स ग्रेटर एंड ईजियर कम्युनिकेशन.
रैपोर्ट एक स्टेटमेंट है ऑफ हार्मोनियस अंडरस्टैंडिंग विथ अनदर इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल का दूसरे इंडिविजुअल के साथ एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, या फिर एक ग्रुप के साथ अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो, और जो कि इनेबल कराता है ग्रेटर एंड इजियर कम्युनिकेशन। अगर अच्छा अंडरस्टैंडिंग होगा तो अच्छा कम्युनिकेशन भी होगा। तो ये एक ऐसा ही हार्मोनियस अंडरस्टैंडिंग है रैपोर्ट, ठीक है। रैपोर्ट एक स्टेट ऑफ हार्मोनियस अंडरस्टैंडिंग है, जिसमें कि एक इंडिविजुअल ग्रुप के साथ या फिर अनदर इंडिविजुअल के साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर पाता है और अंडरस्टैंडिंग को अच्छे से मतलब मेंटेन कर पाता है, अच्छे से समझ पाता है। इन अदर वर्ड्स, रैपोर्ट इज गेटिंग ऑन वेल विथ अनदर पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल बाय हैविंग थिंग्स इन कॉमन। कह रहा है कि दूसरे वर्ड में देखें तो रैपोर्ट जो है getting well on with another person or group of people by having things in common. This makes the communication process easier and usually more effective. अगर एक ग्रुप हो या फिर एक पर्सन है और जो भी उनके बीच, जो ग्रुप है उनके बीच या पर्सन जिसके साथ कम्युनिकेट कर उनके बीच अगर कुछ चीज़ कॉमन है तो उसकी वजह से कम्युनिकेशन जो है बहुत ही ईजी हो जाता है और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। समटाइम्स रैपोर्ट हैपेंस नेचुरली, कभी कभी रैपोर्ट नेचुरली हो जाता है। यू हिट इट ऑफ और गेट ऑन वेल विथ somebody else without having to try. This is often how friendship are built, ठीक है। However, rapport can also be built and developed by finding common ground, developing a bond and being empathetic, ठीक है। नाउ देखते हैं हेल्पफुल रैपोर्ट बिल्डिंग बिहेवियर। अब जो भी रैपोर्ट है उसके लिए क्या क्या हेल्पफुल होगा हमारा बिहेवियर, तो वो हम देख लेते हैं। इफ यू आर सिटिंग देन लीन फॉरवर्ड टुवर्ड्स द पर्सन यू आर टॉकिंग टू with hands open and arms and legs uncrossed. This is open body language and will help you and the person you are talking to feel more relaxed. कह रहा है कि हमारा जो कुछ बिहेवियर होता है जो कि रैपोर्ट में हेल्प कर सकता है। तो फर्स्ट बिहेवियर है कि अगर आप पेशेंट से बात करना है तो आप उसके सामने अगर बैठे हैं तो आपको लीन फॉरवर्ड रहना है, और पेशेंट से बात कर रहे हैं तो उसी की तरफ से बैठना है, ठीक है। और हाथ आपका खुला होना चाहिए, आर्म्स खुला होना चाहिए, लेग जो अनक्रॉस्ड होना चाहिए। इसको कहते हैं ओपन बॉडी लैंग्वेज। आपको ओपन बॉडी लैंग्वेज शो करना है। ये आपको हेल्प करता है पर्सन जिससे आप बात कर रहे हैं उसको रिलैक्स्ड फील कराने में, ठीक है। नेक्स्ट है look at the other person for approximately 60% of the time. पेशेंट से अगर बात करें तो उसको 60% मतलब देखना है, उससे उसको देखते हुए बात करना है। गिव प्लेंटी ऑफ आई कॉन्टैक्ट बट बी केयरफुल नॉट टू मेक देम फील अनकंफर्टेबल। उसको आई कॉन्टैक्ट हमेशा बनाए रखना है एंड बी केयरफुल रहना है ताकि वो अनकंफर्टेबल ना फील करे। नेक्स्ट है while listening nod and make encouraging sounds and gestures। कह रहा है जब भी उसकी बातों को सुन रहे हैं तो आपको हमेशा हाँ ना कुछ भी सर हिलाकर उसको एक्सप्रेस करना है कि हाँ हम आपकी बात को सुन रहे हैं, एंड इनकरेज करना है पेशेंट को। नेक्स्ट है स्माइल। जब भी उससे बात कर रहे हैं तो स्माइल के साथ उससे बात करना है, परेशान नहीं रहना है, उसके सामने रिलैक्स्ड अपने आप को रखना है। नेक्स्ट है यूज द अदर पर्सन्स नेम अर्ली इन द कन्वर्सेशन। जब भी बात कर रहे हैं तो हमेशा मतलब नॉर्मली उससे बात कर रहे हैं तो बीच बीच में उसका नाम लेना है। दिस इज नॉट ओनली सीन एज पोलाइट बट विल ऑल्सो रीइंफोर्स द नेम इन योर माइंड सो यू आर लेस लाइकली टू फॉरगेट इट, ठीक है। तो अगर आप उसका नाम लेंगे तो उससे ज़्यादा कंसंट्रेशन भी बना रहेगा पेशेंट का, और थोड़ा सा उसके लिए रीइंफोर्स भी रहेगा, आपके माइंड में भी रहेगा कि उसका नाम है, आप उसको भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट है आस्क द अदर पर्सन ओपन क्वेश्चन। उस पेशेंट को जिससे बात करें उससे भी कहेंगे आप भी क्वेश्चन कुछ कर सकते हैं। ओपन क्वेश्चन रिक्वायर मोर देन
यस और नो आंसर, ठीक है। यूज फीडबैक टू समराइज, जो भी आप उससे बात किए तो फीडबैक उससे ले, आपको क्या समझ आया, आपको कुछ प्रॉब्लम है, नहीं समझ आया तो बोले, उससे फीडबैक लेना है। रिफ्लेक्ट एंड क्लैरिफाई बैक टू द अदर पर्सन व्हाट यू थिंक दे हैव सेड। दिस गिव्स अपॉर्चुनिटी फॉर एनी मिसअंडरस्टैंडिंग टू बी रेक्टिफाइड क्विकली। इससे जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग होगा या फिर पेशेंट का कंफ्यूजन होगा तो वो क्लियर हो जाएगा अगर फीडबैक लेंगे तो। नेक्स्ट है टॉक अबाउट थिंग्स दैट रेफर बैक टू व्हाट द अदर पर्सन हैड सेड। तो उसके बारे में बात करना है जो कि पेशेंट बोल चुका है, ठीक है। फाइंड लिंक्स बिटवीन कॉमन एक्सपीरियंस, और जो भी बोला पेशेंट का बात और अपने कुछ भी एक्सपीरियंस जो है बातों में, उस दोनों के बीच में एक लिंक ये करना है। और उसके साथ जो भी बात वो बोला उसको फिर से रेफर करना है, उसी विषय के बारे में बात करना है, ठीक है। नेक्स्ट है ट्राई टू शो इम्पैथी। इम्पैथी शो करना है कि हाँ आप जो कह रहे हैं हम उसको फील कर रहे हैं। डेमोन्स्ट्रेट दैट यू कैन अंडरस्टैंड हाउ द अदर पर्सन फील्स एंड कैन सी थिंग्स फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू। आपको दिखाना है कि आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू की तरह एकदम समझ रहे हैं। नेक्स्ट है व्हेन एंड इन एग्रीमेंट विद द अदर पर्सन ओपनली से सो एंड से वाई, ठीक है। जब एग्रीमेंट हो पेशेंट अदर पर्सन के साथ तो आपको बोलना है कि यस, हाँ, क्यों, मतलब जो भी प्रॉब्लम है आपको क्यों, कैसे हुआ, मतलब उससे अच्छे से बात करना है, ठीक है। ओपनली से कहना है, ओपनली कहना है, सो एंड से वाई, ठीक है। उससे पूछना है, उसको जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में पूछना है उससे। बिल्ड ऑन द अदर पर्सन्स आइडियाज, ठीक है। जो भी पर्सन है उसके आइडियाज को बिल्ड करना है। बी नॉन जजमेंटल टुवर्ड्स द अदर पर्सन, नॉन जजमेंटल बनना है। लेट गो ऑफ स्टेरियोटाइप एंड एनी प्री कंसीव्ड ideas you may have about the person. If you have to disagree with the other person, give the reason first, then say you disagree. अगर जो भी पेशेंट कह रहा है अगर आप उसकी कुछ बातों से डिसएग्री हैं तो पहले आपको रीजन बताना है। ये नहीं कहना है कि मैं नहीं मानती, पहले आपको रीजन देना है, देन कहना है कि मैं इससे एग्री नहीं करती। नेक्स्ट है एडमिट व्हेन यू डोंट नो द आंसर और हैव मेड अ मिस्टेक। आपको एक्सेप्ट करना है कि अगर आपको किसी चीज का आंसर नहीं आ रहा है या फिर कोई गलती की तो एक्सेप्ट करना है। बीइंग ऑनेस्ट इज ऑलवेज द बेस्ट टैक्टिक। एक्नॉलेजिंग मिस्टेक्स विल हेल्प टू बिल्ड ट्रस्ट, ठीक है। उसके साथ ऑनेस्ट रहना है। नेक्स्ट है बी जेन्यून विथ विजुअल एंड वर्बल बिहेवियर्स वर्किंग टुगेदर टू मैक्सिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ योर कम्युनिकेशन, ठीक है। जेन्यून रहना है। नेक्स्ट है ऑफर अ कॉम्प्लीमेंट, अवॉइड क्रिटिसिज्म एंड बी पोलाइट। अगर वो बहुत अच्छे से बात किया तो उसको कॉम्प्लीमेंट देना है, क्रिटिसाइज नहीं करना है और हमेशा पोलाइट रहना है। नेक्स्ट है रैपोर्ट बिल्डिंग टेक्निक्स। टेक्निक क्या क्या होता है, ठीक है। तो ग्रीट एवरीवन यू सी एंड और पास, जिसको भी देख रहे हैं सबको ग्रीट करना है, ठीक है। लर्न द नेम्स ऑफ द इंडिविजुअल इन योर केयर, जो भी आपके केयर में है, जिस पेशेंट को केयर कर रहे हैं सबका नाम जानना है। नेक्स्ट आस्क हाउ देयर डे इज और वेंट, उनसे पूछना है कैसा उनका दिन जा रहा है, ठीक है, और कैसा रहा। नेक्स्ट है से हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। उनको हेलो बोलना है, गुड मॉर्निंग बोलना है, गुड आफ्टरनून बोलना है, जो भी रहे उसके अनुसार उनसे बातें करनी है। नेक्स्ट है आस्क इफ यू कैन बी ऑफ असिस्टेंस इन एनी वे, ठीक है, उनसे पूछना है। नेक्स्ट है बी विजिबल एंड अवेलेबल टू योर कंज्यूमर्स, हमेशा विजिबल रहना, उनके आसपास ही रहना है, अवेलेबल रहना है। नेक्स्ट है एक्सचेंज प्लेजेंट्रीज एंड हैव कन्वर्सेशन, ठीक है, उनसे बातें करना है, ठीक है। और कुछ भी खुशी अगर उनको खुशी है तो उसको एक्सचेंज करना है, उनसे शेयर करना है। हैव मीनिंगफुल एंगेजमेंट्स एंड एक्टिविटीज, ठीक है। लिसन, उनकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सुनना है। फाइंड अपॉर्चुनिटीज टू पार्टनर एंड वर्क टुगेदर, सबको
वर्क अपॉर्चुनिटी देना है, साथ में काम करना है, बिल्ड ट्रस्ट बिल्ड करना है, प्रोमोट एम्पावरमेंट, नेक्स्ट है इनकरेज देयर वॉइस एंड चॉइस, एजुकेट करना है उनको, वॉइस और चॉइस को इनकरेज करना है, रिस्पेक्ट करना है, वो एक दूसरे को एक्नॉलेज एफर्ट, सेलिब्रेट डिफरेंसेस एंड अकम्प्लिसेस एंड सपोर्ट ईच अदर थ्रू अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के थ्रू एक दूसरे को सपोर्ट करना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन फ्रेंड्स, डिफाइन सिजोफ्रेनिया, राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ सिजोफ्रेनिया एज पर ICD-10, डिस्क्राइब नर्सेज रोल इन केयरिंग फॉर अ पेशेंट इन कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देख लेते हैं। सिजोफ्रेनिया क्या है? सिजोफ्रेनिया इज अ मेंटल इलनेस दैट कॉजेज अ चेंज इन पर्सन्स थिंकिंग, इमोशन, परसेप्शन एंड बिहेवियर। सिजोफ्रेनिया एक मेंटल इलनेस है जिसकी वजह से पर्सन का थिंकिंग, इमोशन, परसेप्शन और बिहेवियर चेंज हो जाता है। ठीक है, सिजोफ्रेनिया इज एन इलनेस, इट इज नॉट अ वीकनेस और कैरेक्टर फॉल्ट। ये एक बीमारी है, इससे ये ऐसा नहीं है कि वीकनेस है या फिर कैरेक्टर फॉल्ट है। ठीक है, इट इज नॉट अ स्प्लिट पर्सनालिटी, मल्टीपल पर्सनालिटी और डेवलपमेंटल डिसएबिलिटी। ये कोई स्प्लिट पर्सनालिटी नहीं है, मल्टीपल पर्सनालिटी नहीं है या डेवलपमेंटल पर्सनालिटी नहीं है। When treated effectively, schizophrenia is not an illness that makes people more violent or aggressive। अगर इसको ट्रीटेड किया जाए तो ये जो पेशेंट, जो भी बीमारी है सिजोफ्रेनिया, ये पीपल को बहुत वायलेंट या एग्रेसिव बनने से रोकता है, नहीं बनने देता है। ठीक है, प्रिवेलेंस क्या है? सिजोफ्रेनिया अफेक्ट्स ऑन एवरेज 1% ऑफ द पॉपुलेशन। जो भी जनरल पॉपुलेशन है उसके 1% को अफेक्ट करता है। इट डज नॉट अफेक्ट any a specific group of people. It can affect anyone regardless of gender, ethnicity, culture, sexuality, क्लास, इंटेलिजेंस और लेवल ऑफ एजुकेशन। ये किसी को भी अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, मोस्ट पीपल हैव देयर फर्स्ट एपिसोड ऑफ सिजोफ्रेनिया एज एडोलेसेंस और यंग एडल्ट। मैक्सिमम जो पीपल हैं जो कि सिजोफ्रेनिया से सफ़र किए हैं वो यंग ही हुए, एडोलेसेंस एंड यंग एडल्ट थे। ठीक है, 20 to 30% ऑफ पीपल हैव ओनली 1 or 2 साइकोटिक एपिसोड्स इन देयर लाइफ। ठीक है, 20 से 30% है जो उनके लाइफ में 1 से 2 साइकोटिक एपिसोड आया है। फॉर अदर सिजोफ्रेनिया इज मोर क्रॉनिक, और बाकी लोगों के लिए सिजोफ्रेनिया जो है, बहुत सारे लोगों के लिए बहुत क्रॉनिक भी हो सकता है। ठीक है, इसका कॉज क्या है? देयर आर मैनी पॉसिबल कॉजेज ऑफ सिजोफ्रेनिया। इसका मतलब कि जनरल मेन कॉज ऐसा कुछ नहीं है, नहीं आया है, लेकिन पॉसिबल बहुत सारा कॉज हो सकता है। फर्स्ट डिग्री रिलेटिव ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव जो भी इंडिविजुअल विथ सिजोफ्रेनिया हैव a risk of developing schizophrenia that is about 10 times greater than दैट ऑफ जनरल पॉपुलेशन। अगर एक इंडिविजुअल को सिजोफ्रेनिया है तो उसका फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स, ठीक है, उसको चांस है सिजोफ्रेनिया होने का कितना? एक जनरल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में 10 टाइम्स ज़्यादा चांस है। ठीक है, नेक्स्ट है केमिकल इम्बैलेंस इन द ब्रेन। ठीक है, बोला गया ब्रेन में अगर केमिकल इम्बैलेंस हो गया इज थॉट टू बी इन्वॉल्व्ड इन सिजोफ्रेनिया, तो उसकी वजह से भी सिजोफ्रेनिया हो सकता है। इन्वायरमेंट में आल्सो बी अ कॉज, इन्वायरमेंट भी कॉज हो सकता है। फैमिली रिलेशनशिप हाउएवर आर नॉट अ डायरेक्ट कॉज ऑफ सिजोफ्रेनिया। ठीक है, डायरेक्ट कॉज कोई भी नहीं है, ये सब एक है कि ये सब हो सकता है सिजोफ्रेनिया का कॉज। फैमिली रिलेशनशिप हो सकता है, इन्वायरमेंट हो सकता है, इम्बैलेंस, केमिकल इम्बैलेंस इन ब्रेन हो सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या है? डिसहार्मोनी इन फैमिलीज कैन हाउएवर कंट्रीब्यूट टू रिलैप्स ऑफ इलनेस। ठीक है, टाइप्स ऑफ सिजोफ्रेनिया देखें, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सिजोफ्रेनिया that are commonly recognized। जनरली सिजोफ्रेनिया का 4 टाइप है। ठीक है, these types are based on the type of symptoms exhibited। ये जो टाइप है उसका सिम्टम के अनुसार है। सिजो अफेक्टिव डिसऑर्डर इज नॉट a one of these type but is instead a different diagnosis। ठीक है, सिजो अफेक्टिव इसका टाइप नहीं है, ये डिफरेंट डायग्नोसिस ही है इसमें बताया है।
फर्स्ट है जो इसका टाइप है, 4 टाइप में। फर्स्ट है पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया, सेकंड है डिसऑर्गेनाइज्ड सिजोफ्रेनिया, थर्ड है कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया एंड 4 है रेसिड्यूअल सिजोफ्रेनिया। तो फर्स्ट है पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया में क्या है, अ पर्सन फील्स एक्सट्रीमली सस्पिशियस, परसुकेटेड और ग्रैंडियोज और एक्सपीरियंसेस अ कॉम्बिनेशन ऑफ देज इमोशंस। पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया में पेशेंट बहुत ही सस्पिशियस फील करता है, परसिक्यूटेड फील करता है, या फिर ग्रैंडियोज और एक्सपीरियंसेस अ कॉम्बिनेशन, या फिर सारा जो इमोशन है ये सबका कॉम्बिनेशन फील करेगा, या तो सस्पिशियस, परसिक्यूटेड एंड और ग्रैंडियोज। ये है पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया का। नेक्स्ट है डिसऑर्गेनाइज्ड सिजोफ्रेनिया। A person is often incoherent in speech and thought but may not have delusions. Disorganized schizophrenia में है कि पेशेंट कभी कभी इनकोहेरेंट हो जाए स्पीच और थॉट में, ठीक है, उसका स्पीच और थॉट में मतलब कि दोनों का इंटरेक्शन अच्छे से ना हो, मतलब कि बोले कुछ और सोचे कुछ और, इस तरह से, लेकिन उसको डेल्यूजन्स नहीं होगा। नेक्स्ट है कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। A person is withdrawn, mute and negative and often assumes very unusual body position. कैटाटोनिक में है कि वो पेशेंट विथड्रॉन हो जाएगा, बहुत चुप हो जाएगा, बहुत निगेटिव एंड ऑफन एज्यूम वेरी और उसका जो अनयूजुअल बॉडी पोजिशन भी बहुत ही अनयूजुअल होगा। नेक्स्ट है रेसिड्यूअल सिजोफ्रेनिया। A person is no longer experiencing delusions or hallucinations but have no motivation or interest in life. Residual schizophrenia में है कि उस कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। The predominant clinical features seen in the catatonic subtype of schizophrenia involve disturbance in the person's movement. ठीक है, जो the predominant clinical features seen in catatonic subtype of schizophrenia involves disturbance in person's movement. जो पर्सन के मूवमेंट में जो क्लिनिकल फीचर्स है कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया का, वो कि डिस्टर्बेंस ये करता है। Affected people may exhibit a dramatic reduction in activity to the point that voluntary movement stops. अफेक्टिव जो भी पीपल है जिसको कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया है, वो या तो एग्जिबिट ड्रामेटिक रिडक्शन होगा इन एक्टिविटी, उनके एक्टिविटी में, टू द पॉइंट दैट वॉलंटरी मूवमेंट स्टॉप्स एज इन कैटाटोनिक स्टीपर। ठीक है, कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया में दो है, एक बहुत ज़्यादा या तो एक्साइटमेंट हो जाएगा या तो स्ट्यूपर हो जाएगा, मतलब एकदम शांत हो जाएगा। ठीक है, अल्टरनेटिवली एक्टिविटी कैन ड्रामेटिकली इंक्रीज अ स्टेट नोन एज कैटाटोनिक एक्साइटमेंट। तो जो भी पीपल सफ़र कर रहा होगा कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया से, वो या तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएगा, उसको कैटाटोनिक रेजिस्टेंस टू एनी अटेम्प्ट टू चेंज हाउ दे अपीयर। ठीक है, they may maintain a pose in which someone places them, sometimes for extended periods of time. This symptom sometimes is referred to a waxy flexibility. अब ये सब उसका साइन सिम्टम बता रहा है कि अगर पेशेंट को टू repositioning attempt even though they appear to the uncomfortable to most people. ठीक है, affected people may voluntarily assume unusual body position or manifest unusual facial contraction और limb movement। ठीक है, जो भी पेशेंट है उसका limb movement अनयूजुअल हो सकता है। This set of symptoms sometimes is confused with another disorder called tardive dyskinesia. ये भी इसका साइन सिम्टम है, which mimics some of this same or odd behavior. Other symptoms associated with the catatonic subtypes include an almost parrot-like repeating of what another person is saying, echolalia, or mimicking the movements of another person. Echoparaxia, echolalia and echoparaxia also are seen in ट्रीटमेंट कहेंगे। अगर उसका वॉलंटरी मूवमेंट स्टॉप हो जा रहा है
तो उसको कैटाटोनिक स्ट्यूपर कहेंगे। नेक्स्ट है इसका साइन सिम्टम। साइन सिम्टम में क्या हो रहा था, या तो पेशेंट बहुत अनकंफर्टेबल पोजीशन में बहुत देर तक वैसे ही रह जा रहा है तो उसको वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा साइन सिम्टम इक्कोलेलिया। वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी देख लियो, उसके बाद इक्कोलेलिया हो सकता है, उसको इक्कोपैरेक्सिया हो सकता है, ठीक है। टार्डिव डिस्काइनेशिया भी था। और वह इक्वलेलिया ये सब में क्या है कि पैरोट लाइक रिपीटिंग, जो भी बोल दिया बस उसको वो रिपीट करते रहेंगे, ठीक है। तो और अब देख लेते हैं इन डिप्रेशन कैटाटोनिया is most often associated with bipolar first disorder. In bipolar first, a patient experiences periods of mania broken by severe depressive episodes. It may also be found in other mood disorders including bipolar second and major depressive disorder. In addition to the other symptoms of depression, catatonic patients may experience, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर डिप्रेशन का सिम्टम शो कर रहा है तब कैटाटोनिक पेशेंट और क्या ये करेगा, एक्सट्रीम निगेटिविज्म, बहुत ज़्यादा निगेटिव होगा, हाइपोकाइनेसिस, इमोबिलिटी और बीइंग अनेबल टू मूव नहीं कर पाएगा, सिलेक्टिव म्यूटिज्म, द पेशेंट इज अनेबल टू स्पीक बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम एंजाइटी। सिलेक्टिव म्यूटिज्म का मतलब बहुत ज़्यादा एंजाइटी की वजह से वो कुछ बोल नहीं पाएगा। नेक्स्ट है अनयूजुअल मूवमेंट्स होगा। नेक्स्ट है पोस्चरिंग, इमिटेटिंग अनदर पर्सन्स स्पीच, इकोलेलिया और इकोपैरेक्सिया हो सकता है पोस्चरिंग में। नेक्स्ट है मेनिया, इमोबिलिटी अल्टरनेटिंग विथ एजिटेशन। नेक्स्ट है इंटेंस इमोशनल पेन ट्रिगर्ड बाय नॉर्मल फिजिकल मूवमेंट्स। नेक्स्ट है रेफ्यूजल टू ईट और ड्रिंक, कुछ खाएगा नहीं, कुछ भी नहीं खाएगा, ठीक है। सिवियरली डिप्रेस्ड इंडिविजुअल्स विथ कैटाटोनिया मे हैव डिफिकल्टी कंप्लीटिंग नॉर्मल टास्क, ठीक है। और बहुत ज़्यादा क्या होता, कभी कभी ऐसा होता है कि जो डिप्रेस्ड इंडिविजुअल है जिसको कैटाटोनिक भी है, ये सारा जो भी हम सिम्टम्स देखे इसी पेशेंट का देखे कि डिप्रेस्ड है उसको कैटाटोनिक है, ठीक है। तो ये लोग नॉर्मल टास्क जो है डिफिकल्टी और केयर गिवर टू मेक श्योर दे डज नॉट हार्म देमसेल्फ। अगर कोई पेशेंट है डिप्रेशन में है प्लस में कैटाटोनिक डिप्रेशन भी है, उसको कैटाटोनिक भी है, तो
उसको बहुत ज़्यादा केयर का ज़रूरत है ताकि वो अपने आप को हार्म ना कर ले, दूसरे को हार्म ना कर दे, इस तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लॉन्ग क्वेश्चन ही देखते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, तो हम नेक्स्ट वीडियो में सारा शॉर्ट ऐसे को देखेंगे फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ ना समझ में आया हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।